अब मैं सेकंड सेशन के लिए डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएसजे कॉलेज भरतपुर को मैं इनवाइट करूंगा। डॉक्टर मुकेश मेरे को सुन पा रहे हैं? यस हाँ डॉक्टर सुब्रत, हाँ आई एम ऑडिबल। सुन, हाँ बिल्कुल, आपका बैकग्राउंड और सब चीज बहुत अच्छी आ रही है। और सबसे पहले तो मैं सुप्रभात करूंगा, हरिओम, जैसी मेरी आदत है समूह के साथ में हरिओम करता हूं और आपका स्वागत है। डॉक्टर मुकेश का मैं परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर मुकेश बेसिकली आगरा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 34 सालों से ये राजस्थान में है। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से प्रोफेसर लोहिया रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आपने पीएचडी किया और पीएचडी के पश्चात पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के पर आपका चयन हुआ। आईआईसी बेंगलोर में आपने प्रोफेसर एडिका के साथ काम किया। इसी बीच आपको कनाडा की फेलोशिप भी मिली, जहां पर कि आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में काम किया और वापस से लौट करके आए आईआईसी बेंगलोर में। उसके पश्चात आरपीएससी में जगह निकली और आपने उसमें अप्लाई किया। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में ज्वाइन किया। तत्पश्चात आप एमएसजे कॉलेज भरतपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आज काम कर रहे हैं। आपके नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में लगभग 20 पेपर छप चुके हैं और आपके रिव्यू, आपके बुक्स और आज की तारीख में भी आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं और आपका स्पेशली फर्टिलिटी रेगुलेशन के ऊपर वर्क है और उसी को आज भी ये जारी किए हुए हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर मुकेश को लेक्चर के लिए इनवाइट करता हूं और आज का आपका लेक्चर जो है, टॉपिक जो है वो है वैक्सीन डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द कोविड-19 एंड इट्स वैक्सीन्स। जो आज की जो ज्वलंत समस्या है, वैक्सीन को किस तरह से बनाया और किस तरह बनाया जाता है, उसके ऊपर अपना जो इनका अनुभव है। क्योंकि आईआईसी बेंगलोर के अंदर जहां पर इन्होंने वर्क किया, वहां पर फर्टिलिटी रेगुलेशन से रिलेटेड वैक्सीन का काम शोध कार्य चल रहा था और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और अब उस टीचिंग लाइन में आने के बाद भी अपने आप को शोध से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर मुकेश कुमार, ओवर टू डॉक्टर मुकेश कुमार। थैंक यू डॉक्टर सुब्रत शर्मा। I am very grateful to the Commissionerate of College Education, Principal Government College Kota, HOD Department of Geology, and Organizing Secretary Dr. Subrat Sharma and his team, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस और कुछ आपसे शेयर कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है कि process of vaccine development with special reference to the COVID-19 and its vaccine। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये टॉपिक लेने से पहले मेरे दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंसेस थे कि डेली हम न्यूज़पेपर पिछले 1 साल से देख रहे हैं, तो उस पर पूरा न्यूज़पेपर पर कोविड-19 छाया हुआ है। और उसका दूसरा जो रिलेशन है वो ये है कि जो आम पब्लिक है, पढ़ी लिखी हुई पब्लिक है, तो वैक्सीन के बारे में एक बहुत ही अजीबोगरीब सी स्थिति है। और जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो पूरे विश्व में अगर आप देखें कि बहुत ही भयंकर महामारी के तौर पर फैल चुकी थी। अभी तो कुछ कंट्रोल में आया है और इसमें अगर आप ये देखेंगे लगभग 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। इंडिया में भी अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें अपना फिगर पहुंच चुका है और लोग बड़े डरे हुए थे। लॉकडाउन इतना लंबे समय तक चला। इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से धराशायी हो गई। तो अब जो आम पब्लिक थी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट है वो ये सारी इसको जिसे कहना चाहिए कि फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिस इज नॉट इजी, इतना आसान नहीं था। और आम पब्लिक ये सोचती थी कि इसका जो इलाज है, जो कि वैक्सीन है,
जो कि हम लोग पढ़ते रहते थे, तो वैक्सीन कब तक आएगी और ये वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर सिटिंग साइलेंटली, या वो चुपचाप बैठे हुए हैं, या उनका वर्क स्लो चल रहा है, या वैक्सीन को डेवलप करना आसान है। तो मैं यहाँ पर इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है, अगर कोई आइडियली देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन 4-5 साल से पहले इतना तो उसमें टाइम लग ही जाता है, लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्दी से आए और ये जो सिचुएशन है इससे कैसे ही हम निजात पा सकें। तो ये सब सोच के मैंने इस बैकग्राउंड में इस लेक्चर को बनाया। तो प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द कोविड-19 एंड इट्स वैक्सीन। तो पहला इसका जो पार्ट है वो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी वैक्सीन किस प्रोसेस से गुजरती है और उसमें कितना समय लगता है और कौन कौन सी स्टेजेस होती है। और दूसरा ये है कि कोविड-19 जो सिचुएशन है और उससे रिलेटेड जो वैक्सीन जो डेवलप होने की संभावना है, कुछ वैक्सीन आई भी हैं, उनका क्या करंट स्टेटस है। तो आज मैं इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। हाँ, इंट्रोडक्शन में देखें कि जैसे हम सब लोग जूलॉजी के हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इसलिए इसमें ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग वैक्सीन के बारे में जानते हैं। जैसा हम जानते हैं कि व्हाट इज वैक्सीन, इंजेक्शन ऑफ किल्ड माइक्रोब in order to stimulate the immune system against the microbe, thereby preventing the disease. Vaccination or immunization work by stimulating the immune system, the natural fighting system of the body. अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये कह सकते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को टीच करते हैं किसी विशेष फॉरेन मॉलिक्यूल के खिलाफ जो कि हार्मफुल हो सकता है। तो उसके लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना और एक्टिवेट करके हमारा उसमें फाइटिंग की कैपेसिटी को डेवलप करना। तो फ्यूचर में अगर यदि वो मॉलिक्यूल जो कि हार्मफुल है, जो बैक्टीरिया वायरस जनित हो सकता है, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी को पैदा कर देना, ये एक वैक्सीन प्रोसेस सिंपल भाषा में कहा जा सकता है। Healthy immune system is able to recognize invading bacteria and virus and produce substance to destroy the disable them. ये उसी का एक एक्सटेंशन है कि नेचुरली अगर हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को किसी विशेष एंटीजन, जिसको हम एंटीजन अब यहाँ टेक्निकली बोलेंगे, उसके खिलाफ अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो नेचुरल मैनर में वो अगर हमें अटैक करता है तो मेमोरी सिस्टम होने की वजह से हम उससे बच जाते हैं और या बीमार नहीं पड़ते हैं, और यदि बीमार भी पड़ते हैं तो उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं रहती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार की हो सकती हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई जाती है। There are several different types of vaccine. Each type is designed to teach your immune system how to fight of certain kinds of germs and serious disease they cause. तो इसमें ये है कि कई वैक्सीन का मतलब ये है कि सबसे पहले वन शुड हैव द एंटीजन। एंटीजन का मतलब जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आप ये पाएंगे कि वो जो है उसके एक कार्ड बन जाता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है और उसमें डिफरेंट वैक्सीन उसको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं और उसका टाइम लिमिट भी बता दिया जाता है कि ये कौन सी ईयर में लगेगी, ये कौन सी ईयर में लगेगी, जिससे कि ये उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने पर भी अगर फ्यूचर में वो एंटीजन उनको परेशान करता है या कोई मॉलिक्यूल या इस तरह से वायरस होता है तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। तो इसके लिए कई स्ट्रेटेजी है। द बेस्ट टाइप ऑफ आवर अप्रोच टू क्रिएट द वैक्सीन, लाइव एसेंचुएटेड वैक्सीन, inactivated vaccine, subunit, recombinant and polysaccharide and conjugate vaccine and toxoid vaccine। ये मेनली 4 स्ट्रेटेजी हैं वैक्सीन के लिए, तो इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। लाइव वैक्सीन यूज वीकेंड फॉर्म द जर्म दैट कॉजेज डिसीज। तो ये क्या होता है कि जैसे जो भी जर्म है उसकी जो वीकेंड या कमजोर फॉर्म होती है उसको यूज किया जाता है। ये वैक्सीन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होती है और इसमें 1 या 2 डोज देने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनी रहती है। हालांकि मैं आपको यहाँ बार बार ये एम्फसाइज कर रहा हूं कि द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज नॉट दैट इजी, क्योंकि अगर आप देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस में कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसमें 90% एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं
और उसमें 10% एक्सपेरिमेंट्स में ही सफलता मिलती है। तो वैक्सीन भी जो डेवलपमेंट एक तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही है, और आपके बॉडी को सिस्टम को यूज करते हुए ही एक वैक्सीन को तैयार किया जाता है। हाँ, ऑडिबल है क्या? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही है मुकेश जी, आवाज आ रही है, हाँ, आप कंटिन्यू करें। हाँ, लाइव आवाज आ रही वैक्सीन आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जैसे मीजल्स हैं, मम्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है और दे आर यूज्ड रेगुलरली। और ये जो बीमारियां थी पहले, जो घातक बीमारियां थी, उनसे निजात हम पा चुके हैं। रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, येलो फीवर है, ये वैक्सीन लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन के लिए यूज किया। लिमिटेशन ऑफ दिस वैक्सीन, but the live vaccines also have some limitation because they contain a small amount of weakened live virus। इसमें क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके बाद आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में इसमें क्या है, किल्ड वर्जन ऑफ जर्म दैट कॉजेज डिसीज। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन। ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसके लिए जो हम एंटीजन यूज करते हैं वो, क्योंकि ये एक तरह से इनएक्टिवेटेड होती है, तो इसके लिए बार बार वैक्सीनेशन या जिसे कहना चाहिए बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। अब जो जिस तरह की जो बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस ए है, फ्लू है, पोलियो है, इसके लिए ये वैक्सीन यूज की जाती है। अब ये आता है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड्स ये एक तरह से सिंथेटिक वैक्सीन्स होती हैं, और ये जो कोई प्रोटीन, समूचा प्रोटीन है, उसका कोई पार्ट लेके वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। अब आखिर में आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन जैसे कि इसके नाम से जो इंडिकेट कर रहा है कि ये टॉक्सिन से रिलेटेड है, जैसे कोई भी वायरस है उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो, उसको यूज करते हुए ये वैक्सीन को एज ए एंटीजन यूज किया जाता है। तो इसमें डिप्थीरिया है, टिटेनस है, इसके लिए ये वैक्सीन इस तरह से तैयार किया जाता है। अब फ्यूचर की जो वैक्सीन है, जो दो अलग से स्ट्रैटेजी हैं, जैसे डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, तो इसको भी काम चल रहा है, और कोविड-19 पर भी इस पर काफी काम हो रहा है। अब आता है कि ये तो बात हुई एंटीजन, यानी अगर आप वैक्सीन के बारे में साइंटिस्ट कोई सोच रहा है तो ही और शी शुड हैव, और उसके ग्रुप को एंटीजन होना चाहिए। तो इतना पार्ट मैंने अभी आपको इस बारे में बताया कि विदाउट एंटीजन यू कैन नॉट इमेजिन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। और जब कोई एंटीजन अगर आपके पास है, और अगर उसके मास स्केल पर या लार्ज स्केल पर अगर उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो बिना एंटीजन के आप जो है इसको वैक्सीन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हैविंग एंटीजन इज अ बिग चैलेंज इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। अब बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, जब आपके पास एंटीजन आ गया, तो उसके बाद बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च क्या करेंगे कि इसमें आपको एनिमल स्टडीज करनी पड़ेंगी, और ये एनिमल स्टडीज जनरली रैट्स, मंकीज वगैरह में की जाती है। रैट्स का अगर आप फिजियोलॉजी देखें तो ह्यूमन से काफी मिलती जुलती है, इसलिए क्या है कि, और वो क्या होता है कि उसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होता है, और उसके डेटा को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है ह्यूमन स्टडी के लिए। तो सबसे पहले रैट्स में ही हम स्टडी शुरू करते हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट होता है इम्यून रेस्पॉन्स, जैसे अगर आपने कोई एंटीजन आप दे भी दिया रैट्स के ग्रुप को, और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी उस एंटीजन के अगेंस्ट में वो एक्शन कर रहा है, अपने को एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज फर्स्ट, जिसे कहना चाहिए स्टेप होता है ये देखने के लिए किसी भी वैक्सीन को, अगर हम फ्यूचर की वैक्सीन मान के चल रहे हैं, तो पहले ये देखना है कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा उस विशेष एंटीजन के प्रति। फिर उसके बाद आता है इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन। इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि यदि वो इम्यून रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन एंटीबॉडीज इतनी है कि उस बीमारी को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, या खत्म कर सके, या कम कर सके। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये जिसे कहना चाहिए कि किसी भी वैक्सीन के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो पहले इम्यून रिस्पॉन्स, फिर इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन, यानी उस बीमारी को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा है डोज फाइंडिंग स्टडी। जैसे कि अगर आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा लिखता है, मेडिसिन लिखता है, उसमें लिखता है एमजी वगैरह लिखता है, बच्चे को कम डोज देता है,
बड़े को जो है वो उससे ज़्यादा डोज देता है, उसकी डोज डिसाइडेड होता है किसी भी मेडिसिन के लिए। तो ये आप सोचते हैं ये कोई मैजिकल फार्मूला नहीं होता है, इसके लिए आपको एनिमल्स में और मंकीज में डोज फाइंडिंग स्टडीज करनी पड़ती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डोज के एक्सपेरिमेंट प्लान करने पड़ते हैं, उसके आधार पर यू रीच टू द कंक्लूजन कि दिस इज द सुटेबल डोज फॉर द ह्यूमन। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसकी दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि डोज का लोड कम होना चाहिए, दूसरा वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर आप डोज का लोड ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो। तो वैक्सीन में भी यही एस्पेक्ट काम करता है। तो डोज फाइंडिंग के लिए भी आपको कम से कम 100-150 एक्सपेरिमेंट्स एक रिसर्च ग्रुप को करने पड़ते हैं, देन दे आर एबल टू रीच टू द कंक्लूजन कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल डोज फॉर ह्यूमन और एनिमल। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। यानी आपने देखा होगा कि कुछ जो मेडिसिन हैं वो ओरली ली जाती हैं, कुछ को इंट्रावीनस देते हैं, कुछ और दूसरे जो मोड एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू दिया जाता है। तो ये भी, इसके लिए भी कई रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे मोस्ट सुटेबल होता है, उसके द्वारा वो डिसाइड होता है और फाइनली दिया जाता है। इसके बाद आता है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। अब बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में आगे जब हमने ये 4 स्टेप पूरे कर लिए तो सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज इन स्मॉल एनिमल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। यहाँ मैं आपको एम्फसाइज पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं जिसमें स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इनके अलावा भी जो 4 स्टेजेस मैंने आपको बताए, एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में फिर आप जब स्मॉल एनिमल में आपके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तब नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स मीन्स मंकीज में आप स्टडीज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मंकीज पे इसलिए नहीं जाते कि दीज एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, बहुत सारे इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे आपको एनिमल्स चाहिए होते हैं और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट हम उस पर ह्यूमन पर नॉन ह्यूमन प्राइमेट या मंकीज पर नहीं जा सकते। तो लेकिन जब हमारा ये स्टेज सक्सेसफुल हो जाती है तो हम जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज है यानी उसकी कोई ऐसी डोज या कोई ड्रग डेवलपमेंट हो ऐसी चीज तो नहीं हो रही है कि जिससे कि उसमें टॉक्सिक जो वो यानी कि कोई उसमें ऐसा कोई विषैलापन या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये हम इसको ध्यान रखते हैं जो स्मॉल एनिमल और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में करते हैं। अवेलेबल एंड स्ट्रेटेजी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंटीजन फॉर मास इम्यूनाइजेशन। तो अब इसके बाद होता है कि आप जैसे मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट दिया, अब कॉन्सेप्ट देने के बाद कि भाई दिस इज माय कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग जब वैक्सीन पर काम कर रहे थे तो उसके बाद ये होता है कि उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे किया जाए एंटीजन का और उसका मास इम्यूनाइजेशन के लिए क्या तैयारी है। तो इसके बाद आता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, जो आप लोग आपने काफी सुना होगा। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आपने ये बेसिक स्टडी जनरली आगे देखेंगे बायोमेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, ये सब पूरी करने के बाद देन दे अप्रोच टू दी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अपने इंडियन सेटअप में अगर देखें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कि भाई दीज आर स्टडीज वी हैव दीज डेटा, ये हमारे पब्लिकेशंस हैं और नाउ वी वांट टू मूव टू द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल एक सेफ्टी स्टडी होती है कि जिसमें हमारे डेटा जो होंगे वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डिस्कस किए जाएंगे। दे विल सी दैट वेदर इट इज सेफ और नॉट। अगर यदि स्टडीज और उनके पब्लिकेशंस कह रहे हैं कि सेफ है तो वो जो इंडिया के या किसी दूसरे कंट्री के में अगर इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जैसे कोविड-19 में आपने देखे तो दे गिव द क्लियरेंस। और वो बड़े हॉस्पिटल्स लाइक जैसे इंडिया को अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, इंडियन जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है या आप दूसरे जो इस तरह के जो रिसर्च मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर परमिशन दी जाती है कि और वहाँ पर जो इसमें वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है, ह्यूमन वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है, उनको सारा बताया जाता है कि दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट और ये नई एक ड्रग या वैक्सीन है जो आपको दी जा रही है और वैसे ये सेफ है लेकिन एनिमल स्टडीज में सेफ है और उनसे रिटन कंसेंट ली जाती है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी वैसे, और उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो मेडिकल साइंटिस्ट जो कि डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। तो ये एक सेफ्टी स्टडी होती है। मैं बार बार यहाँ एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि उसकी एफिकेसी नहीं देखी जाती, सिर्फ सेफ्टी देखी जाती है कि वेदर इट इज सेफ और नॉट। अगर इसको हम देंगे
तो जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको कोई उसमें साइड इफेक्ट या मेन इफेक्ट ऐसा तो नहीं होगा जिससे कि और दूसरी समस्या खड़ी हो जाए। जब ये डेटा आ जाते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के, तो उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वहां पर वो डेटा भेजे जाते हैं और उसका एनालिसिस किया जाता है। जब फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है सेफ्टी प्लस एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, कि उस वैक्सीन या उस ड्रग की इफेक्टिवनेस कैसी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट देखे जाते हैं और इसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, और उनके जब डेटा फिर दोबारा से जो आईसीएमआर या दूसरी जो रेगुलेटरी एजेंसियां वर्ल्ड की उनके हेडक्वार्टर पर आते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है और देखने के बाद जब ये देखा जाता है कि एवरीथिंग गोइंग वेल, अगर ठीक ठाक जा रहा है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्टिवनेस है, तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल को पूरा माना जाता है। और ये सब डिस्कशन जो होता है, डेटा का डिस्कशन होता है, जो उसके ओरिजिनल जो उसके इन्वेंटर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में डिस्कस किया जाता है कि भाई यू हैव गिवन दिस कॉन्सेप्ट। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ डिस्कस किया जाता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन। तो वो जो उसके ग्रुप के साइंटिस्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं। Phase 3 clinical trial, it includes the thousands of volunteers at large scale at center internationally with further retesting of safety, efficacy and other aspects required for final approval of vaccine development. फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जैसे आपने काफी सुना होगा, मैं भी आऊंगा इस लेटर पार्ट में कोविड के बारे में भी। तो उसमें क्या होता है कि फिर जब फेज 1 और फेज 2 यानी सेफ्टी प्लस एफिकेसी इंश्योर हो चुकी है, अगर कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ हो भी सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेजर नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए उनका नंबर ऑफ वॉलंटियर करीब 25 से 30 हजार तक पहुंच जाता है और ये अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाता है अंडर द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल काउंसिल। जो भी रेगुलेटरी मेडिकल की एजेंसी है वो ये देखते हैं कि कोई पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं और साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो डेटा आते हैं वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आते हैं। और ये डेटा आने के बाद फिर जो आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं उन पर वहां पर उसका डिस्कशन होता है, और यदि सब कुछ सही जाता है तो उसके बाद जो उस वहां की जो गवर्नमेंट है या वर्ल्ड इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, दे टेक डिसीजन कि इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब आपने ये देख लिया होगा अभी तक का जो मैंने अभी आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में ये बताया कि कितनी लंबी और कितनी जो ये एक तरह से कहना चाहिए प्रोसेस होता है, और इट्स नॉट दैट इजी, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक मैनर में नहीं चलता। इसके बाद जब हमारा फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाता है तो गो हेड क्लियरेंस होता है। गो हेड क्लियरेंस को अगर हिंदी में और सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि इज गिवन बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वैक्सीन इज फाइनली लॉन्च्ड बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसी। यानी आपका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक अगर सब कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं तो उसको गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो इससे रिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो क्लियरेंस देती हैं कि अब इसको मार्केट में हम ले जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्यूनाइजेशन। Technology is transferred to the private government manufacturing companies for mass production of doses. Mass distribution and immunization program are launched under strict vigilance and regulatory and controlling authorities. इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि फिर ये जो टेक्नोलॉजी है यानी जो एंटीजन है वो किसी को ऐसी जो कंपनी है जो कि मास प्रोडक्शन कर सकती है उसको ट्रांसफर किया जाता है। कि भाई जैसे अगर आप कोविड-19 के केसेस में ही देखेंगे तो अगर जो डोजेज हमको चाहिए तो विश्व की जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है अगर उसको इम्यूनाइजेशन का पूरा काउंट कर लें तो 7 अरब के आसपास बैठती है। तो इतनी डोजेज तो हमको चाहिए, केवल सिंगल डोज चाहिए, चाहे वो कोई सी भी वैक्सीन हो। तो इतनी फिर उसके लिए क्या है कि हमें बहुत बड़ी ऐसी कंपनी चाहिए या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो इसमें स्पेशलाइज्ड है, उनको टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर साइंटिस्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की कवायद की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज मैं यहाँ बार बार एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जैसे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया और वो सही हो गया, फिर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो फिर रेगुलेटरी एजेंसीज उनसे पल्ला झाड़ लेंगी
स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग तब भी चलती रहेगी यदि मास प्रोडक्शन और मास इम्यूनाइजेशन पर कोई समस्या आती है तो वो प्रोडक्ट इमीडिएटली वापस ले लिया जाएगा, और उसका अगर कोई साइड इफेक्ट मेजर ऐसा आता है तो उसको वापस लिया जा सकता है और उसके करेक्शन के मेजर्स लिए जाएंगे। अब आता है ये इसका सेकंड पार्ट, यू कैन से थर्ड पार्ट भी, करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन बीइंग ट्राइड, 128 वैक्सीन पे काम चल रहा है। अब कैन यू इमेजिन कि साइंटिस्ट जो हैं वो इतनी वैक्सीन पर, अलग अलग जो टाइप की वैक्सीन हैं उनकी अप्रोच अलग अलग है, इतनी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। 92 वैक्सीन आर अंडर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी 128 में से 92 वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर वो प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, यानी ह्यूमन से पहले की जो स्टडीज हैं एनिमल्स की, उस पर काम हो रहा है। इसके बाद वैक्सीन अंडर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, इसमें 24 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली सेफ्टी स्टडीज हैं, उस पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गया है। वैक्सीन अंडर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, इसमें 14 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है। यहाँ पर मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ, फेज 2 का मतलब होता है सेफ्टी प्लस एफिकेसी या उसकी इफेक्टिवनेस को देखना। करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, इसमें अगर देखेंगे वैक्सीन अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 9 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। अब ये आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने एट ए ग्लांस इनकी एक टेबल, अगर आपको पर्सनल चाहिए होगा तो मैं बाद में आपको भेज सकता हूं, अगर अपनी नॉलेज के लिए, कि ये अलग अलग जो वैक्सीन है वर्ल्ड की वैक्सीन का एक नजर में इनको समराइज किया गया है, मैंने कहीं नेट से लिया है इसको, और ये जो कंट्री है, कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और प्राइमरी डेवलपर कौन से हैं और कौन सी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। फंडिंग की अभी वैक्सीन के लिए कोई कमी नहीं है पहले जैसे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है तो हर देश का जो हेड है वो जो है पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। ये अलग अलग जो कंट्री जैसे चाइना है, इसमें देखिए रसिया है ना, ये इंडिया है, इंडिया में भी आगे मैं आपको बताऊंगा इंडिया का क्या चल रहा है। इसके बाद ये वैक्सीन का मैंने यहाँ पर फिर से समराइज फॉर्म में दिया है कि ये कौन सी वैक्सीन कौन सी फेज में है। तो जैसे एक दो वैक्सीन का मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, कि जैसे कुछ वैक्सीन ये फेज 3 है, कुछ वैक्सीन फेज 2 और फेज 3 का क्लियरेंस इनको मिल गया है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करता हूँ। अब देखिए ये प्रश्न उठता है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी है। तो ये अलग अलग जो वैक्सीन है, जैसे मॉडर्ना कंपनी है, इन्होंने अलग अलग वैक्सीन को नाम दिया है, तो इसमें अगर आप देखेंगे इन्होंने क्लेम किया है 95% ये इफेक्टिव है। अब जैसे फाइजर है, ये बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है, तो इनकी जो वैक्सीन है वो 95% ये क्लेम कर रहे हैं इफेक्टिव है। स्पुतनिक ये रसिया की वैक्सीन है, ये 92%, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है वो 70% है, और साइनोफार्म जो है वो 86% इफेक्टिव बता रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन आर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। अब कोविड-19 वैक्सीन जो हमारे इंडिया का क्या स्टेटस है, ये आप लोग सभी लोग जानना चाहते हैं और अखबारों में भी आप पढ़ रहे होंगे। तो हमारे यहाँ मतलब हमें कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि कोविड-19 को की जो वैक्सीन है उसमें 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो कुछ कोलैबोरेशन में भी है, जो विदेश के कोलैबोरेशन में भी है, लेकिन टोटल जो वैक्सीन है वो 8 वैक्सीन इंडिया काम कर रहा है। ये 8 वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उस पर काम कर रहा है, और ये अभी इम्यूनाइजेशन आगे मैं बताऊंगा, उस पर इम्यूनाइजेशन शुरू भी हुआ है। भारत बायोटेक है, कैडिला हेल्थ केयर है, रेडी लेबोरेटरी है, सीरम इंस्टीट्यूट फिर से एक और वैक्सीन पर काम कर रहा है, बायोलॉजिकल लिमिटेड जो है वो भी एक वैक्सीन पर, जेनेवा पुणे की जो है, और भारत बायोटेक। स्टेटस ऑफ इंडियन वैक्सीन अगर आप देखें, जो 8 वैक्सीन है उनका क्या स्टेटस, तो 3 वैक्सीन मेजर तौर पर अगर देखें तो उनसे काफी होप है, और कुछ वैक्सीन तो लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिसको अभी मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। तो फर्स्ट वैक्सीन है इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
जॉइंटली विद मेडिकल कंपनी अल्ट्राजेनिका हैज क्रिएटेड अ वैक्सीन। ये इंडियन जो नेम इसको दिया गया है कोविशील्ड दिया गया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन में ये डेवलप की गई है। और इस कोविशील्ड वैक्सीन को परमिशन भी दे दी गई है, इमरजेंसी परमिशन की, जैसे कि आपने देखा होगा कि 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। सेकेंड वैक्सीन जिसका इंडियन नेम कोवैक्सिन है, और ये वैक्सीन जो है अगर ये देखें कि ये भी फेज 2 के बाद इमरजेंसी इसका क्लियरेंस दे दिया गया है और इसको भी लॉन्च किया गया है। तीसरी वैक्सीन जो है अगर आप देखेंगे कि ये जाइडस कैडिला एक कंपनी है, वो इंडिया की और मल्टीनेशनल कंपनी है फार्मा की, और इसको फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने पूरा कर लिया है और फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो चल रहा है। अब जैसे ये मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें है 8 वैक्सीन कैंडिडेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी 8 वैक्सीन जो है वो उन पर इंडिया काम कर रहा है। 230 मिलियन सिरिंजेस ऑर्डर्ड, 90 मिलियन रेडी, यानी 230 मिलियन सिरिंजेस, यानी ये वैक्सीन की जो सिरिंज से लगाई जाएंगी तो 230 मिलियन सिरिंज का ऑर्डर दिया जा चुका है, 90 मिलियन रेडी हैं ये सिरिंजेस। 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट्स आइडेंटिफाइड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोल्ड चेन पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ये 4 से लेके 8 डिग्री के बीच में इनका स्टोरेज होना है। सो दिस नॉट ए इजी टास्क। 1.5 lakhs trained auxiliary nurses and midwives to be deployed, और इतनी नर्सेस को ट्रेन किया जा चुका है इस वैक्सीन के लिए। 30 करोड़ इंडियंस टू रिसीव फर्स्ट वैक्सीन शॉट, यानी अगर आप ये देखेंगे कि जुलाई तक 30 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड फील प्राउड दैट कि इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, यदि आप डेवलप्ड कंट्री को देखेंगे उठा के, यूएस जिसे कहना चाहिए कि साहब यूएस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, या इंग्लैंड को अगर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एग्जाम्पलरी जो परफॉर्मेंस रही है, और ये दूसरे कंट्री भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। विच वैक्सीन इज गिवन इन इंडिया फॉर कोविड, जैसे अभी जो वैक्सीन जो लॉन्च की गई है वो कौन सी वैक्सीन है? 2 वैक्सीन हैव बीन गिवन इमरजेंसी अप्रूवल फॉर इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, और इंडियन इसका जो नेम है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड का मतलब कोविड से आपको शील्ड करना, बचाना। एंड दूसरी जो वैक्सीन है वो उसको नाम दिया गया है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन यानी जो भारत बायोटेक है उसने इसको डेवलप किया है। नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस सिक्योर्ड बाय सिलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये देखिए वर्ल्ड का पूरा व्यू है, हमारी 130-35 करोड़ की जनसंख्या है, तो अब वो हर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं या फार्मा कंपनीज हैं, जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनको ऑर्डर जा रहा है। तो इंडिया इज नंबर 1, हालांकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो अगर इंडिया ने 1.6 बिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया, जिसमें जो कि कंपनी इंडिया को सप्लाई करेंगी 1.6, हालांकि ये काफी नहीं है क्योंकि कम से कम 2 डोजेस की आवश्यकता होगी। यूरोपियन यूनियन का देखें तो वो उन्होंने 1.43 बिलियन का दिया है, इसमें कई कंट्रीज हैं। यूएस को उठा के देखें तो अगर आप देखेंगे 1.0 बिलियन, ऐसे ही कनाडा 358 मिलियन, यूके 355, हालांकि इन कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है इंडिया के कंपैरिजन में। अब एक टर्म और आप लोगों ने सुना होगा कि ड्राई रन। इससे पहले जो वैक्सीन अपने यहाँ लॉन्च हुई थी जब फॉर्मली, उससे पहले ड्राई रन क्या था? ये अगर आप देखें साइंटिफिक प्रोटोकॉल होता है, यदि मास इम्यूनाइजेशन के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है वैक्सीनेशन का, तो ये एक मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि एक, जिसे रिहर्सल बोलते हैं, तो उस रिहर्सल में जिसे कहना चाहिए कि ये देखा जाता है कि इंडिया ने 228 जिसे कहना चाहिए सेशंस इसके किए, और 125 डिस्ट्रिक्ट में इसकी मॉक ड्रिल या रिहर्सल किया गया, और ये देखा गया कि जब एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो एक्चुअल जो हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है उसमें कोई समस्या नहीं आए, और ये मॉक ड्रिल या हम रिहर्सल के द्वारा पता लगा लेते हैं। तो ये एक मॉक ड्रिल पूरे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, वहां पर ये जिसे कहना चाहिए ये एक्सरसाइज की गई, और इसको ड्राई रन बोला गया।
अब आते हैं कोरोना 19 वैक्सीनेशन इन इंडिया। कोरोना 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन 16 जनवरी 2021, यानी 16 जनवरी को। आपको सभी को पता होगा जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स का मतलब ये है कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ये वैक्सीन दी गई। और ये दोनों वैक्सीन को, जैसे मैंने आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बताया, ये अलग अलग जगह दी गई। ये देखिए, ये मैक्स हॉस्पिटल है, जैसे कि ये दिल्ली में है। तो ये 16 जनवरी का ही फोटो है और यहाँ देखिए उत्सव का एक माहौल है और ये जो नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी का बर्थडे मनाया जाना है। और ये देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, वो ये निदेशक हैं। इन्होंने उसी दिन जो वैक्सीन को लिया और एक एग्जाम्पल सेट किया, और जो लोगों के मन में डर था कि इस वैक्सीन को लेने से कहीं हम कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने इसको एग्जाम्पल को सेट किया। ये उस दिन का फोटोग्राफ है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, जो कि पूना में है और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। जो वर्ल्ड की 60% वैक्सीन जो है इस इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट एक कंपनी है, इसके द्वारा बनाई जाती है। उसके ये मालिक हैं ये पूना वाला जी, ये वैक्सीन का शॉट लेते हुए। ये दूसरे जो स्टाफ हैं मेडिकल के, अलग अलग जगह से कुछ फोटोग्राफ्स आए थे जो मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको वैक्सीन देते हुए। इसी तरह से ये आप दिल्ली का फोटो है, जो एक सफाई कर्मचारी हैं हॉस्पिटल में, उनको ये फोटो दिया जा रहा है, वैक्सीन का शॉट दिया जा रहा है। ये देखिए वी साइन दिखाते हुए, बच्चे जैसे जब वैक्सीन लेते हैं तो कैसे उनका एक्सप्रेशन आता है फेस पर, इंटरेस्टिंग। ये किसी मेडिकल कॉलेज की डीन है, उनको वैक्सीन दी जा रही है। अब देखिए फॉर्मली वैक्सीन तो लॉन्च हो गई, अब प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन क्या सब कुछ हमारे सारे डर चले जाएंगे? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या हम मास्क लगाना बंद हो जाएंगे? तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, अगर नॉन पॉलिटिकल कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो तो बोल सकता है, लेकिन जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो जिसे कहना चाहिए, यहाँ दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है। मेजर क्वेश्चन, कोरोना 19 डिसीज विल बी ओवर, वी नीड मोर डेटा ऑन ह्यूमन स्टडीज टू रीच ऑन फाइनल कंक्लूजन। साइंटिस्ट जो होते हैं, अगर आप ये देखें था, क्योंकि ये जो बीमारी थी और इसके लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं, और जो काम 4 या 5 साल में होता था वो 1 साल में साइंटिस्ट को करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टेज को कंप्रोमाइज किया गया है या किसी से समझौता किया गया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है। लेकिन आपके पास सफिशिएंट डेटा होने चाहिए, तब आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। हालांकि वी हैव डेटा फ्रॉम फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, वी हैव डेटा फ्रॉम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, वी हैव डेटा फ्रॉम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब ये मास इम्यूनाइजेशन हो रहा है, लेकिन स्टिल वी नीड, जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसके लिए हमें और डेटा की आवश्यकता होगी रिगार्डिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन लॉन्ग रन। और अभी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी आप जानते हैं कि एक जब वैक्सीनेशन करते हैं तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लॉन्ग रन में हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से डिफरेंट वैक्सीन के लिए काम करेगा, इसके डेटा भी हमारे पास आगे आने वाले समय में आएंगे। मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि जो इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है वो किस तरह से काम करेगी अलग अलग वैक्सीन के लिए, ये भी एक डेटा आने के बाद ही पता चलेगा। इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एंटीबॉडीज जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो उस तरह से वायरस को पूरी तरह से उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देती हैं कि नहीं कर देती हैं, ये भी आगे आ जाए, हमें हमारे पास जब डेटा आ जाएंगे तो हमको अच्छे से पता चलेगा। एफिकेसी ऑफ वेरियस वैक्सीन, और जो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि साहब इतनी वैक्सीन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में, फेज 2 3, तो इनकी एफिकेसीज कितनी है ये भी पता चलेगी। हालांकि फेज 1 फेज 2 से फेज 3 से हमको मिला है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ऑथेंटिकली और बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वैक्सीन मिलने के बाद, जैसे आपने देखा, और वैक्सीन लगने के बाद यदि वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है तो अगर किसी को कोविड
19 होता भी है तो उसकी सीवियरिटी जो है वो कम होगी और मोर्टेलिटी जो रेट है वो भी कम होगी। प्रिवेंशन मेजर्स इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन हो गया क्योंकि हमें और डेटा चाहिए होंगे, तो इसका मतलब जो हमने साल भर में हमारा जो बिहेवियर रहा है और जैसा हमने एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव किया, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव किया है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हमको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरी एडवाइस है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हम इसको मेंटेन करें। वैक्सीनेशन चलेगा ही क्योंकि अब हम 125 करोड़ का अभी एक साल में वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर उसकी सेकेंड डोज भी आएगी। यूज ऑफ मास्क का हम यूज करें। इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जैसे विटामिन बी है, विटामिन सी वगैरह, हम इसको लेते रहें। पानी ज़्यादा पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। तो यदि अगर हम मान लीजिए इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसका पूरा शेड्यूल अगर पूरा कर लेते हैं, फिर भी हमको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव कोरोना फ्री। आज की सुबह मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी फील होता है कि भारत ने 6 देशों को भेजा कोरोना वैक्सीन, भेजेगा। तो इसमें इन्होंने 6 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमारी इतनी नीड होने के बावजूद भी इंडिया इज बिहेविंग इन लीडर इन वैक्सीन फील्ड। जिसे कहना चाहिए जैसे भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, सेशल्स वगैरह में वैक्सीन को उन्होंने कहा है कि हम वी विल एक्सपोर्ट द वैक्सीन और हम आपका भी ध्यान रखेंगे। और इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। तो इतनी हमारी पॉपुलेशन होने के बाद भी, और अगर वर्ल्ड में देखें कि जनरली यूएस और ये ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल टोटली फ्लॉप हो गए, उसमें इंडिया ने इसको काफ़ी कंट्रोल किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हम अपने लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, ये एक और आज ही के न्यूज़पेपर में था, मैंने इसको अपडेट किया था कि दुनिया में सबसे सुरक्षित साबित हो रहे हैं भारत में बने टीके। तो इंडिया के जो टीके हैं, अगर आप देखें कि इसमें जो साइड इफेक्ट है 0.001% पाए गए हैं अभी तक, जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल प्लस जो वैक्सीनेशन के हैं, जिसमें जो साइड इफेक्ट भी हैं वो इस तरीके के हैं कि जैसे इरिटेशन होना और पेन होना, जो कि किसी भी वैक्सीन के लगने पर जनरली हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको बहुत स्ट्रांगली इसकी कोई एम्बेसडरशिप कर रहा हूँ। इसका मतलब ये अभी हमारे पास और भी डेटा आ जाएंगे, तब वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। और जो बाकी की जो पॉपुलेशन है इंडिया में जिसके अभी वैक्सीन के लिए लिया नहीं गया है, तो उनके मन में जो भ्रांति होगी वो भविष्य में होपफुली वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये आपने सुना लेक्चर और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। अब मैं अपने पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर मुकेश से अपनी जो जिज्ञासा जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछें। यहाँ डॉक्टर सुब्रत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये एक ओवरऑल मैंने इस पर ये एक प्रेजेंटेशन बनाया था, बट आई एम नॉट ए एक्सपर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ मैं अपने साथ प्रोफेसर लोहिया मेरे को सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर लोहिया मेरे को सुन पा रहे हैं? डॉक्टर लोहिया सुन पा रहे हैं मेरे को? अरे उनको लोहिया सर को जोड़ना। Sir, good morning. Good morning. One question from myself. Yes sir. Hello. हाँ, hello. बोलिए सर। हाँ sir, thank you very much for your nice lecture. On the behalf of all participant, सर एक सवाल था मेरा ये कि ये जो डबल ब्लाइंड टेस्ट क्या होता है जब इस कोवैक्सीन का या कोरोना वैक्सीन का जो ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, तब हमने सुना था कि एक जो टेस्ट होता है जो प्लेसिबो टेस्ट बोलते हैं या उसको डबल ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं। तो एक तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक दूसरा सवाल था कि जो इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सुनने में आ रहा है कि जो कोवैक्सीन है कोविशील्ड, वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेजल से होगा, यानी नाक के द्वारा दी जाएगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये कैसे
क्या फर्क है कि यदि वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है या वो नेजल वैक्सीन दी जाती है? हाँ, वेरी गुड। ये 2 सवाल थे। देखिए, ये डबल ब्लाइंड टेस्ट में क्या होता है कि जैसे हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि हम प्लेसिबो देते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए वैक्सीन किसी मीडियम के थ्रू दी जा रही है, तो खाली वो मीडियम दिया जाता है, उसमें वैक्सीन नहीं होती है, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें वैक्सीन या कोई भी डोज दी जा रही है, वो ओरिजिनल डोज उसमें होती है। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया वैक्सीन डेवलपमेंट में कि ये डबल ब्लाइंड जिसे कहना चाहिए कि अप्रोच अपनाई। और फील्ड में इन्होंने क्या किया कि जैसे कई बार क्या होता है, आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे आपको ये लगा कि ये वैक्सीन हमारे को दिक्कत करेगी और आपको एक्चुअल में डोज दी नहीं गई है, आपको सिर्फ मीडियम दिया गया। तो जो आपके जो वहां पर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं उनको पता है कि इस व्यक्ति को डोज दी गई है और इसको बस सिर्फ प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो उसी को कहते हैं जो मीडियम जो होता है, जिसके थ्रू दिया जाता है, जिसमें एक्चुअल ड्रग या वैक्सीन नहीं होती है। तो इसमें अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने खबरें सुनी होंगी कि साहब ये लोग बीमार हो गए, ये हो गया। अब जब आप उसका डीप एनालिसिस डेटा का करते हैं तो आपको पता चलेगा, जो उसके इन्वेंटर्स हैं या जो लोग डॉक्टर्स हैं, कि यार इसको तो हमने वैक्सीन दी नहीं थी और ये बीमार हो रहा है। तो इसका मतलब कोई साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट है। तो इसको डबल ब्लाइंड जो स्टडीज को इसको इंक्लूड किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपने कहा कि नेजल, तो इसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 जो है वो आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो नेजल जिसे कहना चाहिए आपके नोज और आपके लंग्स से रिलेटेड इसका इन्फेक्शन शुरू होता है। तो अगर जैसे ओरल वैक्सीन है, जैसे किसी के इंटेस्टाइन में दिक्कत हो रही है, तो ये एक नेजल अप्रोच भी होती है, जिससे वहां पर उसकी जो लोकल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक अप्रोच अभी ट्राई की जा रही है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन इट इज अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं यहाँ से डॉक्टर सुब्रत, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इसमें फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आम पब्लिक की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो 4-5 साल का ये जो प्रोसेस था कम से कम, उसको 1 साल में कंप्लीट किया गया है। रिसोर्सेस इतने इकट्ठे किए गए और पैसा इसके लिए जरूरी होता है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में भी कि अगर आपको कहीं भी जिसे कहना चाहिए कि जैसे कोई भी ड्रग आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, और कोई दूसरी समस्या नहीं होना चाहिए, इजीली टेकेबल होना चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर होते हैं और सभी पॉपुलेशन अगर हमारे अलग अलग रीजन्स में रह रही है, उनकी न्यूट्रिशियस कंडीशंस क्या है और वो खुद कैसे हैं, तो ये सभी पैरामीटर्स को जिसे कहना चाहिए कि उस पर वो साबित हो, इट्स नॉट ए इजी टास्क। और ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए चैलेंजिंग टास्क है, जिसको साइंटिस्ट जो है बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जो होती है, मैं बार बार अपने स्टूडेंट से ही बात करता हूँ कि 2+2 = 4 नहीं होती है। मैथमेटिकल साइंस में तो आपको 2+2 4 होता है, बायोलॉजिकल साइंस में 2+2 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। डॉक्टर मुकेश, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी बायोमेडिकल साइंस के अंदर कोई भी अगर दवाई अपने सामने आती है तो उसके अंदर काफी कुछ रिसर्चेस की आवश्यकता होती है, रिसर्चेस की आवश्यकता होती है। और यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन को लेकर के आए हैं और अभी भी इसके ऊपर अपना शोध कार्य चल रहा है। ये तो इमरजेंसी के अंदर हम लोग इसको लेकर के आए हैं और ये ह्यूमन ट्रायल और ह्यूमन को हम लोग दे रहे हैं वैक्सीन। साथ ही हम ये देखेंगे कि और साइड इफेक्ट्स हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े इस पैनिक समय के अंदर हमको ये एक बहुत अच्छी वैक्सीन मिली है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमें दी है और हमारा पूरा देश इसके संग अच्छा महसूस कर रहा है अपने आप को कि कोई हमारे पास इस तरीके की चीज हमारे साइंटिस्ट ने हमें दी है। और इसी के साथ मैं डॉक्टर मुकेश को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ डॉक्टर मीनाक्षी मयंगर हमसे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो डॉक्टर मुकेश को धन्यवाद ज्ञापित करें। मीनाक्षी मयंगर।
मीनाक्षी मयंकर सुन पा रही है मेरे को? जी सर। हाँ, तो डॉक्टर मुकेश को धन्यवाद के लिए मैं मीनाक्षी मयंकर को आमंत्रित करता हूँ। हेलो। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे डॉक्टर मुकेश को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने वैक्सीन को लेके हमारी भ्रांतियां और जो हमारे मन में डर है उस पे प्रकाश डाला और इतनी सरल तरीके से हमें ये समझाया कि ये कितने अथक प्रयासों के बाद ये वैक्सीन बनी हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी इस जानकारी से कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन को दूसरे देश वाले भी मंगवा रहे हैं और उसका एक्सपोर्ट हमारा देश करेगा। तो ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे देश के लिए भी गर्व का विषय है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से डॉक्टर मुकेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से हमें बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद